हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14, बीज पेरले गेले। बीज बोए गए। चंदू बोर्डे जिन्होंने आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14, बीज पेरले गेले, जिसे चंदू बोर्डे जी ने लिखा है, जिनका जन्म 1934 को हुआ था। चंद्रकांत बोर्डे हे भारतीय क्रिकेट संघातील जागतिक कीर्तीचे खेळाडू आहेत। तो भारतीय क्रिकेट के संघ के ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। ये निवृत्तीनंतर त्यांनी क्रिकेट प्रशासकांचे काम केले। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने क्रिकेट में प्रशासन का काम किया। राष्ट्रीय निवड समितीचे ते अध्यक्ष होते, वहाँ पर उन्होंने एक अध्यक्ष का काम भी किया। क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना अर्जुन पुरस्कार, तो क्रिकेट में जो उन्होंने अपना योगदान दिया इसके लिए उन्हें इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और C.K. नायडू जीवन गौरव पुरस्कार ऐसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत पाठात चंदू बोर्डे यांनी आपल्या बालपणातील काही आठवणी सांगितल्या असून आपल्या मनात क्रिकेटचे बीज कसे पेरले गेले हे सांगितले आहे। तो इस पाठ में चंदू बोर्डे आप सभी से क्या बताना चाहते हैं कि उनके बचपन में जो है किस प्रकार उनके मन में क्रिकेट के बीज को बोया गया, उसकी याद को आप सभी के साथ शेअर किया है। और त्यातून त्या काळाचे हुबेहूब चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर रेखाटण्यात चंदू बोर्डे हे यशस्वी झालेले आहेत। तो उन्होंने उस ज़माने का हूबहू चित्र जो है आपकी आंखों के सामने रेखाटने का जो कोशिश किया है, इसमें वो कामयाब भी हो गए। मतलब जो स्टोरी उन्होंने यहाँ पर आपको बताई है, आपको सुनने के बाद ऐसा फील होगा कि समझ लीजिए आप चंदू बोर्डे को अपने सामने देख रहे हैं, उनकी पूरी लाइफ को आप जो है वो समझ रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। चलिए शुरू करते हैं चॅप्टर को। माझ्या बालमित्रांनो, मी तुमच्या एवढा होतो तेव्हा अगदी तुमच्यासारखंच खेळकर, खोडकर व उपद्व्यापी होतो। तो लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरे बाल मित्रों, जब मैं आपकी उम्र का था तो तुम्हारी तरह बहुत ही खेलकूद करने वाला और मस्तीखोर था और उपद्रवी यानी कि बहुत ही डिस्ट्रप्टिव, बहुत ही ज़्यादा उपद्रवी जो है मैं बच्चा था। माझा जन्म पुण्यातच एका गरीब कुटुंबात झाला। मेरा जन्म पुणे के एक गरीब परिवार में हुआ। माझे वडील त्यावेळेस पुलिस खात्यांमध्ये तुटपुंज्या पगारांवर नौकरी करत होते। तो लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी उस वक्त पुलिस खाते के बहुत ही कम सैलरी में यानी कि वेरी लेस, तुटपुंजा यानी कि वेरी लेस, बहुत ही कम सैलरी में नौकरी कर रहे थे। तेव्हा साहजिकीच गरीब कुटुंबाच्या वाट्याला येणारे सारे कष्ट व दुखे आम्ही भोगत होतो। तो नॉर्मल सी बात है कि गरीब की परिवार में जब उनका जन्म हुआ तो इस गरीब परिवार को रास्ते में लेखक कहते हैं कि सहज सी ही बात है, नॉर्मल सी ही बात है। अगर हम गरीब परिवार में जन्म लेते हैं तो गरीबी के रास्ते में जो भी परेशानियां आती, जो भी कठिनाइयां सामने आती है, उन सभी दुख को हमें भोगना होता है। तो अशा परिस्थितीत वडिलांना आम्हा मुलांसाठी खेळणी विकत घेणे शक्यच नव्हते। तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस सिचुएशन में उनके पिताजी के लिए खिलौना खरीद कर देना ये पॉसिबल ही नहीं था। दुसऱ्या मुलांच्या हातात खेळणी पाहून आम्हाला त्याचा हेवा वाटत होते। लेखक कहते हैं जब दूसरे बच्चों के हाथों में हम खिलौना देखते थे तो हमें भी वैसा खिलौना चाहिए, ऐसी फीलिंग होती थी। तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून उन्हात अनहात विटी दांडू खेलने, फिर भी उन्हें खिलौने तो नहीं मिलते थे, लेकिन गली के बच्चों को जमा करके वो विटी दांडू मतलब गुल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे। कधी मधी कॅम्पमधील नॉलमध्ये चोरून पोहणे, तो कभी कभी वो वहाँ पर तैरने का भी काम करते थे, यानी कि स्विमिंग का काम भी चोरी चुपके किया करते थे। कैरिया पेरू पाडून त्यांचा यथेच्छ स्वाद घेणे, कैरी
जो छोटे आम होते हैं, कच्चे आम, उन्हें पेरू तोड़ तोडकर अपना जो आहे मजे से स्वाद लेते थे उसका। घरात जडण्यासाठी आणलेल्या लाकडांतूनच बॅट व स्टॅम्प तयार करणे व कुठून तरी जुना पुराना बॉल पैदा करून क्रिकेट खेलने, अशा माझा दिवसभराचा कार्यक्रम असायचा। तो लेखक कहते हैं कि ये सब उनका पूरे दिन भर का काम रहता था। गली के बच्चों को जमा करके सारे ये सब खेल खेलते थे और फल वगैरह चुराते थे, और इसके साथ ही घर में जो जलाने के लिए जो लकड़ी आया करती थी उससे बैट बनाकर और उसका स्टैम्प तैयार करके और कहीं से जुना पुराना बॉल जो है वो निकाल लेते थे और उससे वो क्रिकेट खेलते थे, और यही उनकी पूरे दिन भर की ॲक्टिव्हिटी होती थी। संध्याकाळी घरी येईपर्यंत माझ्याबद्दल बऱ्याच तक्रारी आईच्या कानांवर आलेल्या असायच्या, और शाम तक उनके लौटने से पहले उनकी ढेरों कंप्लेन उनकी माँ के कानों में लोगों के द्वारा पहुंचाई जाती थी। दिवसभराच्या खेळाने भूक तर खूपच लागलेली असायच्या। पूरे दिन इतना सब एक्टिविटी करते थे तो लेखक को काफ़ी भूक लग जाती थी, मगर उनके आने से पहले जो कंप्लेन आई रहती थी उसका रिजल्ट क्या आता था? घरात पाऊल ठेवतो न ठेवतो तोच पाटीवर धमक लाडू व चपाट पोड़ियाचा। देखो, भूख तो लगी थी तो उन्हें लड्डू तो मिलता है और पोड़ी भी मिलती है, लेकिन कैसी, चलो देखते। धमक लाडू यानी कि उनके पीठ पर मुक्के बरसाए जाते हैं, तो कभी कभी उन्हें चपाट यानी कि थप्पड़ मारे जाते हैं उनकी पीठ पर। तो यथेच वर्षाव व्हायचा, मतलब जितना मन करे उतनी उनकी पिटाई होती थी। मग मी घरात एका कोपऱ्यात जाऊन रडत बसायचे, और फिर लेखक जो है घर में किसी कोने में जाकर रोते हुए नजर आते थे। सोचो, आपके इमेजिन करो ज़रा कि लेखक कैसा वहाँ पर सीन होता होगा। आणि जाग यायची ती आईच्या प्रेमळ कुशीत, और फिर वहीं पर उन्हें नींद आ जाती थी रोते रोते, और जब उनकी नींद खुलती थी तो अपनी माँ के प्यार से भरे गोद में, अपनी माँ की गोद में प्यार से लेटे रहते थे वे, और वहाँ उनकी नींद खुल जाती थी। नंतर माझ्या वडिलांची बदली वडगावला झाली। बाद में उनके पिताजी का जो ट्रान्सफ़र है वो वडगाव में हो गया। त्याचा परिणाम असा झाला की मला व माझ्या थोरल्या भावाला शाळेसाठी पुण्यातच काकांकडे राहावे लागले, और इसका क्या परिणाम हो गया कि उनको और उनके बड़े भाई को पढ़ाई के लिए पुणे में ही उनके काका के पास रहना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा अब जब वडगाव के लिए चले गए। त्यावेळेस मी अवघा 9-10 वर्षाचा असेल, तो उस वक्त लेखक सिर्फ 9-10 साल के ही थे जब उनके माता पिता से उन्हें दूर रहना पड़ा। त्या लहान वयात आई वडिलांपासून दूर राहणे माझ्या जीवावर येई। उस छोटेपन में माँ बाप से दूर रहना उनके प्राण पर आता था, उनके जीव पर आता था। खूप रडायला यायचे, पण त्याचा काही उपयोग व्हायचा नहीं। बहुत रोना आया पर उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी को तो जॉब पे जाना ही था और पढ़ाई के लिए उनको यहाँ पे रहना ही पड़ा। हट्ट ही करून बघितला, उन्होंने जिद भी किया पर वो भी व्यर्थ गया। आम्हाला सोडून जाने आई वडिलांच्याही जीवावर आले होते। उनके माता पिता को भी उन्हें छोड़कर जाना कोई अच्छा नहीं लग रहा था, वो तो मजबूरी थी। परंतु मुलांनी चांगले शिकावे, मोठे ऑफिसर व्हावे व घराण्याचे नाव उज्ज्वल करावे या उद्देशाने त्यांनी कसे बसे मन घट्ट करून आमचा निरोप घेतला। तो माता पिता ने क्या सोचा कि बच्चे यहाँ रहेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, आगे चलकर बड़े ऑफिसर बनेंगे और हमारे घराने का नाम, हमारे खानदान का नाम रोशन करेंगे। इस उद्देश्य से किसी तरह से अपना मन मजबूत करके, स्ट्रांग करके उन्होंने इनको जो है वो बाय करके वो चले गए। त्यानंतर माझ्या आयुष्याला एक निराळेच वळण लागले। इसके बाद उनकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आया। माझे चुलते पुण्याचा YMCA च्या कंपाउंडमध्ये राहत असे। तो लेखक के जो चाचा थे, कजिन, वो कहाँ पर रहते थे? YMCA के कंपाउंड में। ही संस्था खेळाकरिता प्रसिद्ध असल्या कारणाने बरेच लोग या संस्थेचे सभासद होते। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके मेंबर थे, और ये संस्था क्या खेल के लिए बहुत ही फेमस थी, इसलिए यहाँ पे लोगों ने मेंबरशिप ले रखी थी। रोज वहाँ पर खेलने के लिए आते थे लोग। रोज सकाळ संध्याकाळ ज्यांना जसे जमेल त्याप्रमाणे ते खेळायला येत असे। तो सारे मेंबर्स लोग जैसा होता था सुबह शाम खेलने के लिए यहाँ जमा हो जाते थे। साहजिकच याचा परिणाम माझ्या बाल मनावर हुई, और इन्हें खेल तो बचपन से पसंद था लेखक को, तो इनके बाल मन पर इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मुळातच खेळाची आवड जास्त असल्याने मी त्या सभासदांचा खेळ लक्ष देऊन पाहू लागलो। अब खेल में तो इनका इंटरेस्ट बचपन से ही था, तो उन सारे मेंबर्स का खेल ये बहुत ही ध्यान देकर देखते थे।
अनेक खेळाडू पाहण्याची मला रोज संधि मिलू लगी और बहुत सारे जो है खेल और खिलाड़ी को देखने का मौका इन्हें यहाँ पर मिलने लगा। शाळा सुटली ना सुटली तोच धावत येऊन मी प्रथम ग्राउंडवर हजर होत असे। तो स्कूल छूटा कि बस फटाफट वो ग्राउंड पर पहुंच जाते थे। सर्व खेळात मला क्रिकेटचा खेळ फार आवडू लागला। तो सबसे ज़्यादा इन्हें क्या पसंद आया सभी खेलों में से क्रिकेट का खेल। या खेळानेच मला जास्त भुरड़ पाडली। तो इस खेल ने ही इन्हें अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा था। कधी कधी काही खेळाडू स्वतःला भरपूर खेळायला मिळावे म्हणून लवकर येत असत। तो कुछ जो प्लेयर्स थे ना वो ग्राउंड में बहुत जल्दी आ जाते ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करने को मिले। कोणी नाही असे पाहून ते मला सेंडू फेकायला बोलवत। तो उनके साथ प्रैक्टिस के लिए कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होता था तो वो लेखक को बॉल फेंकने के लिए बुलाते थे। मी अशा कामासाठी नेहमीच तयार असायचा। तो इसके लिए तो हमेशा रेडी रहते थे। क्यों? क्योंकि देखो आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन। उसे तो खेल ही चाहिए था और मिल गया। यानी कि अंधे ने मांगा भगवान से एक आंख तो भगवान ने क्या दोनों आंख दे दिए। तो कुछ ऐसा ही लेखक के साथ यहाँ पर फीलिंग होती थी जब कोई खिलाड़ी एक्स्ट्रा टाइम में प्रॅक्टिस के लिए इसे अपने साथ खेलने के लिए बोल देता था। या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊन मी अधिक उत्साहाने आणि आनंदाने जितक्या जोरात बॉल टाकता येईल तितक्या जोरात तो टाकून सभासदांची दांडी उडवण्याचा प्रयत्न करत असे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी लेखक को मिलती थी इसका वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और खुशी के साथ वो बॉल को फेंकते थे और जोर से फेंकते ताकि सब जो मेंबर है उसको आउट कर सके। तो माझा उत्साह पाहून मला उत्तेजन मिळावे आणि त्यांनाही खेळायला मिळावे म्हणून ते देखील मुद्दाम आउट होते। तो लेखक को खुश करने के लिए लेखक का जो उत्साह था उसे देखकर उन्हें खुश करने के लिए और साथ ही वो रोज़ रोज़ इनके साथ प्रैक्टिस करे ये चीज़ सोचकर वो हमेशा क्या जानबूझकर आउट भी हो जाते थे कभी कभी खिलाड़ी। तो तेव्हा माझी छाती आनंदाने फुगत असे। तो इससे जब वो आउट हो जाते थे तो लेखक की छाती जो है खुशी से फूल जाती थी आणि मी अधिक जोराने चेंडू फेकत असे और फिर वो और जोर से बॉल फेका करते थे। मात्र जेव्हा इतर सभासद येत तेव्हा नाईलाजाने त्यांना बॉल द्यावे लागे। लेकिन जब दूसरे मेंबर्स आ जाते थे तब वहाँ से लेखक को हटना पड़ता था और लेखक को मजबूरी में वो बॉल रिटर्न करनी पड़ती थी। तरी सुद्धा लांब उडालेला चेंडू धावत जाऊन अडवण्यात आणि तो लगेच उचलून फेंकण्यात मी समाधान मानत असे। लेकिन तभी भी वो बाहर नहीं हटते थे। जब कभी बॉल बहुत दूर चली जाती थी उस बॉल को फटाक से दौड़कर लाने के बाद उसे उठाकर फेंकने में भी वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते थे। आपण ही यांच्याप्रमाणेच खेळावे अशी इच्छा मनात येई और हमेशा लेखक के मन में ये इच्छा थी कि हम भी इन सभी लोगों की तरह खेलें। पुढच्या आयुष्यात क्रिकेट खेळाडू होण्याची खुणगाट मी इथेच मनाशी बांधली। तो अगले जो है आगे लाइफ में मैं क्रिकेट खेळाडू ही बनूंगा, मतलब मैं क्रिकेट का ही खिलाड़ी बनूंगा, इस तरीके से मन में पक्का कर लिया। प्रैक्टिस संपल्यावर चेंडू गोळा करू लागते और फिर जब प्रैक्टिस खेल के हो जाता था सबका तो जो बॉल यहाँ वहाँ उड़े रहते थे उन सभी बॉल को इकट्ठा करना रहता था। दूसऱ्या दिवसासाठी ग्राउंडवर पानी मारने और दूसरे दिन के लिए ग्राउंड को रेडी करने के लिए उस पर पानी मारना पड़ता था इत्यादि काम के लिए वो ग्राउंड मैन के साथ खुशी खुशी उसकी मदत करते थे। हे सर्व होत असता रात्रीचे 6 ते 8 वाजता माझे काका सर्व मुलांना एकत्र बसवून प्रार्थना शिकवत व अभ्यासाला बसवत। तो ये सब कुछ करते करते उनके पूरे दिन का एक्टिविटी करने के बाद लेखक का कम से कम 6 से 8 बज जाता था और उसके बाद शाम को उसके काका जो है बच्चों को एकत्रित करके प्रार्थना सिखाते थे और पढ़ने के लिए बिठाते थे। त्यानंतर एक आनंदाची गोष्ट घडली। इसके बाद उनके जीवन में खुशी की बात हुई। क्या? माझ्या वडिलांची बदली परत पुण्यात झाली, मतलब उनके पिताजी फिर से पुन्हा आ गए। तो माझ्या आई वडिलांना YMCA मधील खेळाडूकडून माझ्या खेळाबाबत स्तुतिपर उद्गार ऐकू येऊ लागले। तो फिर उनके माता पिता को यहाँ जो ग्राउंड था इस ग्राउंड के जो खिलाड़ी थे उनकी तरफ से कि आपका बच्चा बहुत अच्छा खेलता है ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो गया। तो ते ऐकून त्यांना आनंद वाटे। ये सुनकर उनके माता पिता को खुशी होती थी क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो वॉलीबॉल के चॅम्पियन थे। तो माझे वडील स्वतः वॉलीबॉलचे चॅम्पियन होते, त्यामुळे ते मला खेळात नेहमीच प्रोत्साहन देते, इसीलिए वो खेल में उनको हमेशा प्रोत्साहित करते थे। एकदा दुपारी त्यांना जेवणाचा डब्बा घेऊन गेलो
असताना त्यांनी मला दुकानात नेले व 6 रुपयास एक जूनी बैट विकत घेऊन दिली। तो एक बार जब लेखक अपने पिताजी के लिए टिफ़िन लेकर गए थे तो उस वक्त दुकान पे जाकर लेखक के पिताजी ने एक जूनी बैट, सेकेंड हैंड बैट जो है वो 6 रुपये में खरीद के दिया। ती बैट पाहून माझा आनंद गगनात मावेना। तो ये बैट देखकर लेखक जो है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मी तसाच ती बैट घेऊन मित्रांना दाखवत सुटलो। फटाफट वो वहाँ से भागे और अपने दोस्तों को दिखाना उन्होंने शुरू किया कि मेरे पिताजी ने मुझे आज एक बैट दी है। तो त्यावेळेस वडिलांचा मासिक पगार अवघा 24 रुपये होते। तो उनका जो पूरे मंथली जो सैलरी हुआ करती थी वो 24 रुपीज़ हुआ करता था, जिसमें से 6 रुपये की बैट देना ये बहुत बड़ी बात थी। माझे वडील अभ्यास व शाळा या बाबतीत फारच कड़क असते। तो उसके पिताजी क्या है, पढ़ाई को लेकर और स्कूल जाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। एकदा मी शाळा चुकवून ग्राउंडवर क्रिकेटचा एक मित्रत्वाचा सामना पाहत बसलो होतो। तो एक बार वो स्कूल छोड़कर, मतलब स्कूल से दांडी मारकर ग्राउंड पर क्रिकेट देख रहे थे। तो वडील घरी आले तेव्हा त्यांनी मला पाहिले व संतापाने छड्या मारत शाळेत नेऊन बसवले। फिर उन्होंने गुस्सा किया और फिर गुस्से से छड़ी मारते मारते उन्हें लेखक को स्कूल ले जाकर बिठा दिया स्कूल में। तो त्या क्षणापासून मी शाळा मात्र कधीच चुकवली नाही और उस दिन के बाद से कभी भी लेखक ने छुट्टी नहीं की स्कूल की। 1945 साली भारतात ऑस्ट्रेलियन सर्व्हिसचा एक क्रिकेट संघ पुण्यात आला होता। तो भारत में ऑस्ट्रेलियन सर्विस का एक क्रिकेट का पूरा ग्रुप पुणे आया हुआ था। पुणे क्लबच्या ग्राउंडवर त्याची एक मैच झाली और पुणे क्लब के इस ग्राउंड के ऊपर उनका एक मैच था। या सामन्याला अर्थात टिकट होते। अब इतना इंटरनेशनल गेम था तो उसके ऊपर एक टिकट भी लगा दी गई थी। मैदानावर गोलाकार कणात घालण्यात आली होती। अब टिकट है तो टिकट के लिए वहाँ पर क्या पूरे गोल चारों तरफ से उसे घेर दिया गया था ताकि बाहर के लोग बिना टिकट वहाँ नहीं जा सके। तो त्यामुळे आत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद होते। इसी वजह से घेरने की वजह से आत अंदर जाने का सारा रास्ता बंद था। ही मैच तर पाहायलाच पाहिजे आणि तीही फुकटात। अब लेखक ने सोचा ये मैच तो देखना ही है और वो भी कैसा, फुक्कट में देखना है, पैसे नहीं दूंगा। म्हणून माझी धडपड शुरू झाली और कैसे देखे इसलिए लेखक के मन में धडपड शुरू हो गई। सुदैवाने हा प्रश्न ग्राउंडच्या बाजूला असलेल्या मोठ्या झाडांनी सोडवला और ये जो क्वेश्चन था ये ग्राउंड के बगल में एक बड़ा सा पेड़ था, इसने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ दिया। माझ्या काही मित्रांसहित झाडांवर बसून मी दिवसभर मॅच पाहत होतो आणि अजूनही वाटते की पुन्हा एकदा तसेच झाडावर चढ़ावे आणि तिथूनच मनशोक्त मैच पहावी। तो फिर उस ग्राउंड में तो एंट्री थी नहीं, तो उस पेड़ के ऊपर बैठकर वो और उनके कुछ दोस्त वहाँ से ही उन्होंने मैच को देखा ग्राउंड में। और अभी भी लेखक को ऐसा लगता है कि आज भी मैं किसी पेड़ पर बैठ जाऊं और इस तरीके से और पूरा एक मैच को एंजॉय करूं। मी आणि माझे मित्र मॅचचे वर्णन आमच्या बुद्धीप्रमाणे जोरजोरात हातवारे करून इतरांना ऐकवत असू। तो ये लोग जब देख रहे थे तो अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना उनको उस वक्त उस एज में समझ में आ रहा था उस हिसाब से वो जोर जोर से कमेंट्री सुना रहे थे लोगों को कि मैच कैसा था। दिवसाचा खेळ झाल्यावर कोणी झेल कसा घेतला, कसा सोडला, दांडी कशी उडाली, चौकार कशा मारला याची रसभरीत चर्चा करतच आम्ही चालत चालत घरी परतत असू। फिर पूरे दिन भर में जो खेल होता था फिर सभी जो फ्रेंड्स थे वो आपस में क्या किसने कैसा उड़ी मारा, मतलब कैसे जो है वो बॉल छोड़ा, किसने कैसे झेल किया यानी कि कैच पकड़ा, किसने कैसे कैच छोड़ा, किसने कैसी दांडी उड़ाई, मतलब कैसे जो है चौका मारा, छक्का मारा। तो इस चीज़ को वो लोग बहुत ही रस भरी तरीके से चर्चा करते हुए घर लौटते थे। ही मैच पाहिल्यावर तिच्या माझ्या मनावर फारच परिणाम झाला। तो लेखक कहते हैं कि इस मैच को देखने के बाद इसका मेरे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। विशेषतः मैच संपल्यावर खेळाडूच्या स्वाक्षर्या घेण्यासाठी मी झिम्मड़ उड़ते। तो विशेषता क्या हो गया, खेळाडू का स्वाक्षरी लेने के लिए यानी कि ऑटोग्राफ लेने के लिए ये सब वहाँ से फटाफट दौड़ पड़े। तेव्हाचे ते दृश्य काळजात भिडले। तो उस वक्त का उनका ये दृश्य जो है उनके दिल में उतर आया। काही खिलाड़ू आनंदाने स्वाक्षरी देत होते, कुछ खिलाड़ी जो है बहुत ही खुशी खुशी ऑटोग्राफ दे रहे थे, तर काही नकारत होते। तो कुछ लोग क्या एटीट्यूड दिखा रहे थे कि नहीं हम लोग ऑटोग्राफ नहीं देते।
तर हा सर्व सोहळा पाहून मनात आले कि आपण ही एक मोठे खिलाड़ू व्हावे। तो ये सब कुछ देखने के बाद मतलब लोगों की, आप अपने आसपास में लोगों की भीड़, लोग किस प्रकार से ऑटोग्राफ लेने के लिए या उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए कैसे परेशान होते थे। तो इस तरीके से ये देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे भी एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहिए। तो मग आपल्या भोवती ही अशीच स्वाक्षरीसाठी गर्दी होईल। तो फिर हमारे आसपास भी ऐसे ही ऑटोग्राफ लेने के लिए लोगों की भीड़ मच जाएगी। बस तेव्हापासून स्वाक्षरीच्या तालमीला सुरुवात झाली। तो उसके बाद से लेखक ने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि अब मुझे तो बड़ा खिलाड़ी ही बनना है, और बाद में जब लोगों की मेरे लिए भीड़ लगेगी कि लोग जब ऑटोग्राफ के लिए मेरे आसपास खड़े हो जाएंगे तो मैं उनको अच्छी सी ऑटोग्राफ दूंगा। तो इसके लिए वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया उन्होंने। विशेष म्हणजे वर्गात गणिताच्या तासाला वहीची अनेक पाने माझ्या स्वाक्षरीने भरू लागली। तो यानी कि ज़्यादा करके मैथ्स के पीरियड में उनकी जो नोटबुक है उसमें से बहुत सारे पन्ने उनके ऑटोग्राफ से भरना स्टार्ट हो गया। जर चुकून माकून शिक्षकांचे माझ्याकडे लक्ष गेलेच व मला प्रश्न विचारलाच तर न कळत माझ्या तोंडातून हाउस दैट, मतलब उनको क्रिकेट का ऐसा रोग लग गया था कि जब टीचर्स उनसे कोई क्वेश्चन पूछते थे तो उनके मुंह से कभी कभी बिना सोचे समझे ही हाउस दैट की आवाज़ निकल आती थी। असे उत्तर बाहेर पडे। हे उद्गार ऐकून वर्गात एकच ईशा होई। इतने में सभी हंसने लगते थे पूरे क्लास में। आणि माझी मान लाजेने खाली, और लेखक का जो सर है वो शर्म से नीचे झुक जाया करता था। पण हीच लाजेने खाली घातलेली मान मी जेव्हा थोड्याच दिवसांनी आंतरशाळेय सामन्यात संबर धावा केल्या तेव्हा सर्वांच्या डोळ्यांतील कौतुकांचे भाव पाहण्यासाठी अभिमानाने वर झाले। लेकिन शर्म से जो सर नीचे झुका था, जब कुछ दिनों के बाद ही इंटरनेशनल मुकाबले में 100 का रेस था, उसमें जब इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया तो सभी के चेहरे पर वो कौतुक, वो एक्सप्रेशन देखने के बाद अभिमान से इनका सर ऊंचा उठ गया। तो माझे नाव मोठ्या अक्षरात शाळेच्या बोर्डावर झळकले, और स्कूल के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लेखक का नाम लिखा गया। विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांनी माझ्या पाठीवर शाबासकीची थाप दिली, और स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने लेखक के पीठ पर शाबाशी की थपकी लगाई। आणि त्याच वेळी प्रथम मला क्रिकेट खेळत असल्याबद्दल धन्य वाटले, और उसी वक्त लेखक को फर्स्ट टाइम क्रिकेट के प्रति, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ इस बारे में उन्हें बहुत ही ज़्यादा धन्य सी फीलिंग आई। तो उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो क्रिकेट खेलते हैं। माझ्या मनात क्रिकेटचे बीज पेरले गेले आणि उगवले ते असे। तो इस प्रकार से लेखक के मन में क्रिकेट के बीज को बोया गया और वो इस तरह से उगा कि वो आज इतने बड़े अध्यक्ष के पद पर, इतने सालों तक उन्होंने जो है क्रिकेट में अपना अच्छा खासा योगदान भी दिया, और उसके साथ साथ वो अध्यक्ष की पद पर भी निवृत्त हुए। मतलब क्रिकेट में ही उनका पूरा जीवन बन गया। तो बच्चों, जब अगर आप किसी चीज़ के लिए अपनी इच्छा बहुत ही स्ट्रांग रखोगे ना, आपके अंदर अगर विलिंगनेस है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे पास रिसोर्स नहीं है करके ये बात सोचना बिल्कुल गलत है। हमेशा बस किसी चीज़ के पीछे कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह से ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। लेकिन आप सभी इस चैप्टर को रिपीट करेंगे। जो भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिपीट कीजिए, पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूँगी। और साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।